नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं अपने वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता पाऊँ। आप अगर निवेश करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं हर तरह के म्यूचुअल फंड आपको बता सकूँ। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड को हमेशा 4 कैटेगरी टाइप के कंटे उसमें रखा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के कैटेगरी में, जिसमें लार्ज कैप आ जाते हैं, आपके मिड कैप आ जाते हैं, स्मॉल कैप आ जाते हैं। एक म्यूचुअल फंड होते हैं डाइवर्सिफिकेशन टाइप, मतलब इसमें आपका म्यूचुअल फंड इंटरनेशनल मार्केट के कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मल्टी कैप होते हैं। आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट है, स्मॉल में भी है, मिड में भी है, सभी तरह के। ये फोकस फंड है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है, सेगमेंट में है, या वैल्यू ओरिएंटेड बोल देते हैं कि जो कोई वैल्यू ओरिएंटेड में होता है कि मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना जहाँ पे जिनकी वैल्यूएशन अभी कम है, डाउनग्रेड हो रखे हैं, इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न्स दे के जाएंगे। या फिर सॉल्यूशन वाइज होते हैं, सॉल्यूशन वाइज में इलेक्ट्रिसिटी स्कीम आ जाती है जहाँ आपको टैक्स सेविंग भी में फ़ायदा मिलता है। एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो सेक्टर और थीम वाइज जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है सेक्टर और थीम्स पर होती है। सेक्टर थीम्स में बता देता हूँ कि मान लिया अगर कोई म्यूचुअल फंड है बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर का मतलब ये है कि उसके सारा पैसा, वो म्यूचुअल फंड अपना सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में के ही म्यूचुअल स्टॉक्स में निवेश करता है। या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर वाइज हो गया तो वो सारा पैसा अपना टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश किएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, कंजप्शन हो जाता है, एनर्जी हो जाता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर बनाई थी और आपको ये बताया भी था, क्योंकि भविष्य में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के। अभी तो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन है, मतलब ये कहो कितने लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत कम है। आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा, सेक्टर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो सेक्टर की कंपनियां हैं वो ग्रो करेंगी। जब ग्रो करेंगी, अगर आपने इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको एक अच्छा बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। उसी कड़ी में आज मैं सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो है कंजप्शन सेक्टर का। दुनिया का जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, कंजप्शन यानी खाना, यानी वो चीज़ जो आप डेली में यूज़ करते हो, इन सब का कभी भी ग्रोथ नहीं रुक सकती। आप डेली नीड की जितनी भी चीज़ें हैं आपको डेली यूज़ करनी है जब तक आप हो। ये दुनिया जब तक चल रही है, तो कंजप्शन के सेक्टर में भी अगर आप पैसा लगाते हो तो भविष्य में भी एक निश्चित ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करें तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे कंजप्शन हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो बहुत सारी बिस्किट्स की कंपनी है, ब्रिटानिया कह लीजिए, या बहुत सारी गोदरेज है, या कोलगेट्स है, डाबर की कंपनियां, ये लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। HUL है, काफ़ी सारी कंपनी हैं। तो आज की जिन दो म्यूचुअल फंड्स का मैं कंपेयर करने वाला हूँ, दोनों ही कंजप्शन सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है। होता क्या है कि जो मैं आज आपको जो म्यूचुअल फंड्स की कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों की रेटिंग ज़बरदस्त है, लेकिन ये इतने फेमस फंड नहीं है। जो म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश करते रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी फेमस फंड है, लेकिन जिनको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड की कम जानकारी है, तो हो सकता है इन दोनों ही कंपनी के बारे में इन्होंने कम सुना हो। इसका कारण एक है, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये म्यूचुअल फंड केवल म्यूचुअल फंड कंपनी है। और कंपनियां जैसे SBI की बात करो तो उनके पास बहुत बड़ा बैंक है, तो उन्होंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी ओपन कर रखी है, SBI म्यूचुअल फंड। HDFC बहुत बड़ा बैंक है। इनके पास क्या है कि इनके पास कोई बैंक नहीं है, ये अपना केवल म्यूचुअल फंड कंपनी है और इनका केवल एक ही काम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। तो इनका कोई डाइवर्सिफाइड नहीं है बिजनेस, इधर भी इन्वेस्टमेंट है उनका और बैंकिंग में भी है या फिर और किसी भी सेक्टर में, ये केवल म्यूचुअल फंड सेक्टर की कंपनियां हैं। और एक अच्छा रिटर्न देखने में, अगर आप कंजप्शन वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों शानदार फंड है। एक है क्वांट कंजप्शन फंड, उसका कंपेयर करेंगे कैनरा रूबेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड के साथ। तो हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट भी करके बताएंगे, एक लमसम कैलकुलेशन करके बताएंगे कि आप कितना फंड अपने इसमें बना सकते हैं। तो फंड ओवरव्यू में हम सबसे पहले बात करते हैं NAV। तो क्वांट का NAV 64 रुपये 90 पैसे है, वहीं कैनरा रुपये का होगा 75 रुपये 91 पैसे है। अगर आप VRO रेटिंग की बात करें तो क्वांट कंजप्शन को 5 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं कैनरा रुपये को 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है, थेमेटिक कंजप्शन है, इक्विटी मार्केट है,
अगर एज की बात करें फंड एज जिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों फंड को, जिस डेटा पे हम कंपेयर कर रहे हैं 9 साल है। फंड साइज की बात करें तो क्वांट का केवल 42 करोड़ है, वहीं कैनरा रूबेको का 773 करोड़ रुपए है। फंड साइज हमेशा इस तरह की कंपनियों में कम ही मिलता है, क्योंकि ये इतने मतलब बैंकिंग में इतने फेमस नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इतने फेमस फंड हाउसेस नहीं है कि ये इसमें आपको फंड साइज है वो आपको बहुत बड़ा देखने को मिले। तो जनरली क्या होता है कि इनका फंड साइज कम ही रहता है। अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 महीने में क्वांट की बात करें तो 0.92 का % का रिटर्न दिया है, वहीं कैनरा रूबेको ने माइनस के 1.22% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में क्वांट ने 12.85% का रिटर्न दिया है, वहीं कैनरा ने 15.47% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो क्वांट ने 63.82% का रिटर्न दिया है, वहीं कैनरा रूबेको ने 34.52% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो क्वांट ने 34.46% का रिटर्न दिया है, वहीं कैनरा ने 24.05% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों की बात करें तो क्वांट ने 25.39% का रिटर्न दिया है, वहीं कैनरा रूबेको ने 21.86% का रिटर्न दिया है। अगर आप ओल्ड टाइम्स की बात करें तो जहां क्वांट ने 20.64% का रिटर्न दिया है, वहीं कैनरा रूबेको ने भी लगभग 18.31% का रिटर्न दिया है। कंपेयर करके देखें तो दोनों ही फंड्स में क्वांट ने थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स दिया है कैनरा के मुकाबले, लेकिन इनका फंड जो CAGR है वो लगातार 18-20 के आसपास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू रिस्क मेजर्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्फा, जहाँ क्वांट का 15.53 है, वहीं कैनरा रूबेको का 8.35 है। बीटा जो वॉलेटिलिटी बताता है कि फंड जब पूरा इंडेक्स बढ़ता है तो ये फंड कितना बढ़ता है, जब इंडेक्स गिरता है तो ये फंड कितना गिरता है। तो क्वांट का 0.79 है, तो कैनरा रूबेको का भी 0.70 है। अब पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं कि देखते हैं कि अभी क्योंकि एक ही सेक्टर का फंड है तो किस में इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो FMCG है, सर्विसेज है, फाइनेंशियल है। कैनरा रूबेको के पास फाइनेंशियल है, FMCG है और ऑटोमोबाइल है। कंजप्शन नाम है कि जो भी चीज़ हम डेली में यूज़ करते हैं, यानी FMCG खाने पीने की चीज़ें, सर्विसेज मान लें कोई भी आप सर्विस लेते हैं तो आप डेली लेते हैं सर्विस, जैसे आप सर्विसेज में बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी, या फिर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसकी एक इंडिया टुडे और TV टुडे का जो इंडिया वो है स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल में हम बैंक की भी सर्विस डेली यूज़ करते हैं फाइनेंशियल में, तो उसके भी स्टॉक्स इनके पास इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो क्वांट के पास यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है, ICI बैंक है, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, ITC लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। कैनरा के पास ICICI बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, HDFC बैंक है, एशियन पेंट्स लिमिटेड है, टाइटन कंपनी है। क्योंकि दोनों ही फंड इक्विटी बेस्ड हैं तो मैक्सिमम इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। क्वांट ने जहां 94.32% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, वहीं कैनरा रूबेको ने 96.49% अपना पैसा इक्विटी में निवेश किया है। दोनों का लगभग सेम ही है और कुछ पैसा इनका कैश में भी है। कैश को इसलिए रखते हैं 2-4% की अच्छी अपॉर्चुनिटी आके ये उस फंड को दोबारा इन्वेस्ट कर सके। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पे डाल लेते हैं। क्योंकि अभी छोटे फंड हैं तो इनके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। जनरली जब फंड धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहता है तो ये एक्सपेंस रेशियो कम करते रहते हैं। अभी जो एक्सपेंस रेशियो चल रहा है क्वांट का 2.38% है, वहीं कैनरा रूबेको का 1.08% है। एग्जिट लोड भी है 1%। मैं हर बार बताता हूँ कि एग्जिट लोड अगर आप 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर ही वापस निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना होता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप जब चाहें अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, निफ्टी इंडिया कंजप्शन ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्वांट में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। सेम कैनरा रूबेको में भी है, शिफ्ट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम मिनिमम शिफ्ट जो है हमारी 1000 रुपये है, यानी करीबन 33 रुपये पर डे के हिसाब से अगर हम 1000 रुपये की मिनिमम शिफ्ट करते हैं तो लमसम हम कितना पैसा, एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, ब्रॉड कैलकुलेशन। क्योंकि रिटर्न तो इनका लंबे समय में 20% तक रहा है, तो हम 15% और 20% दोनों में कैलकुलेट करके देखेंगे कितना फंड बना सकते हैं। 15 इसलिए कि अगर मान के चलते हैं कि लंबे समय में 15% का रिटर्न मिलता है तो कितना फंड बना सकते हैं। वहीं अगर ये रिटर्न 20% या 25% तक भी आता है तो हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। एक ब्रॉड व्यू होगा ये
ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। भाई मिनिमम मान के भी चलते हैं कि 15% और मैक्सिमम भी 25% तक लेके चलेंगे, फिर हमें एक पता चल जाएगा कि इतना तक तो हमारा, हम इतने तक का फंड तो बना ही सकते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1,000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं